हे गाइस, सभी का वेलकम है YED की एडिटोरियल क्लास में। आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो मैं आप सबसे यही विश करूंगा आप सबके लिए कि ये वाली दिवाली आपके जीवन में लाइट्स को लेकर के आए, प्रॉस्पेरिटी को लेकर के आए, है ना। आपको सही रास्ता दिखे, रोशनी की किरण दिखे अपनी ज़िंदगी के अंदर। शुरू करेंगे आज की क्लास को फॉर वन एंड ऑल नाम के इस एडिटोरियल से। ये लिखा हुआ है जुडिशरी के ऊपर, है ना। तो आज हमारे पास एक लीगल एडिटोरियल है, तो जो लोगों को लीगल एडिटोरियल पढ़ने में दिक्कत आती है, आज मेरे हिसाब से उनके लिए अच्छा मौका है इसको सीखने का। शुरू करें। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन तीनों इसमें है। आप जो भी मेरे साथ सीखोगे एज अ चैलेंज मैं आपके सामने इस क्विज के जरिए रख रहा हूँ। आप कोशिश कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्विज है, एक क्वेश्चन को छोड़ के, है ना। तो कोशिश करें, आप बताएं मुझे ABC आपका क्या जवाब रहेगा। कमेंट सेक्शन में इसको अटेम्प्ट करें, वीडियो के लास्ट में मैं आपको लाइव करवाऊंगा। शुरू करें, चलो आओ कुछ नया सीखते हैं। कह रहा फॉर वन एंड ऑल, कह रहा एक के लिए और सभी के लिए। कहना ये चाह रहा है, देखो आगे लिख भी रहा है, ऑन पर्सनल लिबर्टी। बात कर रहे हैं हम लिबर्टी की, आज़ादी की, फ्रीडम की, जो पर्सनल है, हमारी व्यक्तिगत है। तो कह रहा अगर पर्सनल लिबर्टी की बात करेंगे ना, तो ये एक के लिए हो और बल्कि सबके लिए हो। अर्णब गोस्वामी के लिए कोई पर्सनल लिबर्टी का अलग से लॉ नहीं आएगा। जो लॉ आया वो सब पे अप्लाई होना चाहिए, ना केवल अर्णब गोस्वामी पे। समझ गए ना, कहना क्या चाह रहा है, फॉर वन एंड ऑल। चलो आगे बढ़ते हैं इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है इंस्टेंट प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी द नॉर्म एंड नॉट डिस्ड आउट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। कह रहा है इंस्टेंट प्रोटेक्शन जो है ना, प्रोटेक्शन होती है हिफाजत, इंस्टेंट होती है मतलब फटाफट से। तो जल्दी से जो प्रोटेक्शन मिलती है हमारी पर्सनल लिबर्टी को, हमें कोई भी बिना बात गिरफ्तार नहीं कर सकता, हमें कोई भी उठा करके ले जा नहीं सकता। हमारे पास पर्सनल लिबर्टी का एक राइट है ना। तो कह रहा है इस राइट को जो प्रोटेक्शन मिलती है ना इंस्टेंटली, कह रहा है ये होनी चाहिए एक नॉर्म, ये एक रूल होना चाहिए, हमेशा सबको मिलनी चाहिए। और कह रहा है इसको डिश आउट नहीं किया जाना चाहिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाना चाहिए प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर, किसी को प्रायोरिटी दे करके। अगर हमारे पास पर्सनल लिबर्टी का राइट है, तो चाहे वो फकीर हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा अमीर हो, सबके लिए बराबर और इंस्टेंट होना चाहिए एक नॉर्म की तरह। ये किसी को प्रायोरिटी बेसिस पे ना दिया जाए, जैसे कि अर्णब गोस्वामी को इस केस में दिया गया। समझ गए सेंटेंस को। सब्जेक्ट है आपका प्रोटेक्शन, वर्ब आपकी दो, पहली है मस्ट बी, दूसरी है डिश आउट। अब डिश आउट नाम की वर्ब को देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्पेंस करना, हैंड आउट करना, थमा देना, या डील आउट करना, किसी में बांट देना। ये चारों ही बांटने के सिनोनिम है, डिश आउट नाम की फ्रेजल वर्ब के सिनोनिम्स है ना। इसको याद करवा दूंगा कैसे करेंगे डिश आउट को। देखो डिश होती है आप जो खाते हो, है ना, कोई पकवान। आउट मतलब बाहर। आपने एक पकवान बनाया और बाहर जो मेहमान बैठे थे सबको आउट कर दिया, मतलब सब में बांट दिया। आपने कोई भी पिज्जा बनाया घर में, पिज्जा बना करके घर में सबके सब मेंबर्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उस पिज्जा को, ठीक है ना। तो आप डिश आउट कर रहे हैं। एक्चुअल में ऐसे बनी नहीं है, पर मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, निमोनिक क्या है इसका। डिश आउट को आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कोई खाने की वस्तु बनाते हैं, आप डिश बनाते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूट इसका सिनोनिम रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब, ये कौन सा कलर है, स्काई ब्लू कलर, है ना, और वर्ब है इसकी पिंक में। तो आप स्काई ब्लू कलर और पिंक के अंदर पूरे एडिटोरियल में सब्जेक्ट और वर्ब को मार्क किया हुआ देख रहे हो। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जब मैं आपको सब्जेक्ट दिखा रहा हूं ना, तो आपके हिसाब से भी वही सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट वो नहीं बन रहा है, तो मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग में गैप है। तो कोशिश करें इस गैप को फिल करने की, सब्जेक्ट वर्ब को मेरे साथ मार्क करें। एक समरी मैं आपको दे देता हूं, आपको मालूम चले किस बारे में लिखा गया है। बट उससे पहले अभी इस वीक की मेंबर स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं आज सुबह में, है ना। तो अगर आप मेंबर हैं तो चैनल के होम पेज पे इन वीडियोस को जाकर के प्ले करें। प्रीमियम कंटेंट में बैंक्स और एसएससी दोनों की वीडियोस आ गई हैं। मेंबर बनना चाहते हैं, क्लोज टेस्ट, आरसी, सेंटेंस अरेंजमेंट, पीक्यूआरएस, इन सबको बैंक्स और एसएससी के लिए सीखना चाहते हैं, तो आप मेंबर बन सकते हैं। होम बटन पे अपने जो ना होम पेज पे ज्वाइन बटन को प्रेस करें, इंट्रो वीडियो को प्ले करें, आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा मेंबर कैसे बनना है। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। समरी ये है कि जो अपना अर्णब गोस्वामी है, इसने जैसे ही इसको पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, लोअर कोर्ट में बेल की अर्जी लगाई, और जैसे ही लोअर कोर्ट में अर्जी लगाई, वैसे ही साथ साथ इसने एप्लीकेशन को हाई कोर्ट में भी लगाया।
हाई कोर्ट के पास वो एप्लीकेशन गई, हाई कोर्ट ने बोला भाई लोअर कोर्ट में जब तुम्हारी एप्लीकेशन लगी हुई है वहां पे नामंजूर नहीं हुई है तो हाई कोर्ट में कैसे ले आए तुम। तो हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही बोला, उसने मना कर दिया इसको बेल देने से। अब हुआ क्या, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एप्लीकेशन की सुनवाई की, इसने सुप्रीम कोर्ट में भी लगा दी जाके, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई कर ली एप्लीकेशन की और इसको बेल दे दी। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि ये हमारे देश के जर्नलिज्म को बचाने का एक ही तरीका है, अगर अर्णब गोस्वामी को अपने बेल नहीं दी तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा हमारे देश में पत्रकारिता का। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है, कह रहा है आप कोई क्राइटेरिया फिक्स करो। अर्णब गोस्वामी को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया था, गलती है महाराष्ट्र पुलिस की, लेकिन ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं इंडिया में जिनको गलत तरीके से अरेस्ट करके आज भी जेलों में ठूसा गया है। आप उन जर्नलिस्ट के बारे में कभी भी एक्शन नहीं लेते हो, स्वतः संज्ञान नहीं लेते हो, कभी भी आपने नहीं बोला कि इन जर्नलिस्ट को भी बेल देनी चाहिए। लेकिन एक बीजेपी सपोर्टर जर्नलिस्ट अगर आज पकड़ा गया गलत तरीके से तो आपने उसको फटाफट बेल दी। तो कह रहे जो प्रोटेक्शन है ना, ये प्रायोरिटी बेसिस पे ना दी जाए, ये एक नॉर्म होनी चाहिए, हर जर्नलिस्ट को इस तरह की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए अगर उसको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है तो बस यही कह रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि आप किसी के साथ भेदभाव ना करें, सबको यही प्रोटेक्शन दें। जैसा अर्णब के साथ गलत हुआ है वैसा कई और लोगों के साथ भी गलत हो चुका है हमारे देश में, समझ गए ना। तो ये इसकी आज की समरी है। तो ये यहाँ पे पॉपुलिस्ट टोन है इसकी, और एथिकल टोन बोल सकते हो, एथिक्स की बात कर रहा है, मॉरल्स की बात कर रहा है, हमारी नैतिकता की बात कर रहा है ना। शुरू करेंगे, समरी को आप कमेंट सेक्शन में डालें, आज से मैं समरी चेक करना शुरू करूंगा, हर रोज एक समरी को चेक करूंगा, तो आपका भी नंबर आ सकता है। जरूर से इंग्लिश में समरी को लिख के कमेंट सेक्शन में डालो, अगर आपका नंबर आएगा तो आपको आपके रिव्यू मिल जाएगा समरी का, है ना, गलतियों का। कह रहे तो सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक अ ब्लो फॉर पर्सनल लिबर्टी ग्रांटिंग इंटरिम बेल टू टेलीविजन एंकर Arnab Goswami through an order that one wished was also passed in the case of many others incarcerated without sufficient cause and with the same priority, consideration and speed। तो जो मैंने आपको समरी बताई ना उस लाइन में आ गई पूरी। कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक कर दिया एक ब्लो को, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से सपोर्ट कर दिया है किसको भाई, पर्सनल लिबर्टी को, व्यक्तिगत आजादी को। अच्छा कैसे किया है काम, ग्रांट करते हुए, देते हुए अंतरिम जमानत को, इंटरिम बेल को, और किसको दी जमानत, टेलीविजन एंकर अर्णब गोस्वामी को। अच्छा कैसे दी, जरिए एक ऑर्डर के। अच्छा कौन सा ऑर्डर, जिसको कोई भी विश करेगा, जिसको कोई भी इच्छा करेगा कि वो पास हो, और कहां पे पास हो, उस केस में जो है कई अदर्स का, कई दूसरों का, और कई अदर्स कौन है वो, जो इनकार्सरेटेड हैं, जो जेलों में हैं, बिना किसी पर्याप्त कारण के, सफिशिएंट कॉज के। अच्छा और कैसे आए वो ऑर्डर, उसी प्रायोरिटी के साथ आए, प्राथमिकता के साथ आए, उसी कंसिडरेशन के साथ आए, और उसी रफ्तार के साथ आए, स्पीड के साथ आए। तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत आजादी का बहुत बढ़िया एक नमूना हमारे सामने पेश किया है, अर्णब गोस्वामी को फटाफट से इंटरिम बेल देकर के एक ऑर्डर के जरिए। लेकिन ये वही ऑर्डर है जिसके लिए सब चाहते हैं कि ये ऑर्डर उन लोगों के लिए भी आए जिनको इनकार्सरेट किया गया बिना किसी कारण के, और उसी स्पीड, प्रायोरिटी और कंसिडरेशन के साथ आए। तो खाली अर्णब के लिए रूल्स ना हो, सबके लिए ही इस तरह के रूल्स हमारे देश में होने चाहिए। समझ गए सेंटेंस को, सब्जेक्ट वो पकड़ते जाएं। सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है हैज स्ट्रक, दैट रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब है ऑल्सो पास्ट, और वन की वर्ब है विश्ड। तो आपको तीनों को पकड़ना था यहाँ पे। ग्रांटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जब सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक अ ब्लो कर रहा था उसी वक्त वो ग्रांट भी कर रहा था एक बेल को, दोनों काम एक साथ हो रहे थे। तो एक काम को हमने वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल से बताया। इनकार्सरेटेड मतलब जिसको जेल में डाला गया हो, जिसको कारागार में रखा गया हो, जेल्ड, इम्प्रिजन या लॉक्ड अप, तीनों ही इनकार्सरेटेड के सिनोनिम्स हैं, है ना, एडजेक्टिव है। अब आ जाओ स्ट्राइक अ ब्लो, क्या होता है भाई ये देखो, स्ट्राइक अ ब्लो और स्ट्राइक अ ब्लो फॉर समथिंग और अगेंस्ट समथिंग, दो अपने पास जो है ना फ्रेजेस हैं। जब एक स्ट्राइक अ ब्लो करते हो, ब्लो मतलब मुक्का, स्ट्राइक मतलब मारना, आपने किसी के लिए मुक्का मारा मतलब किसी काम के लिए मुक्केबाजी की, मतलब उस काम के सपोर्ट में आप आ गए, समझ गए ना। मेरी किसी से लड़ाई हुई, आप मेरे साथ आए और मेरे लिए मुक्केबाजी कर रहे हो, मतलब आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो व्हेन यू स्ट्राइक अ ब्लो फॉर समथिंग, तो आप उस काम के सपोर्ट में कुछ बोलते हो या करते हो। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत आजादी के लिए स्ट्राइक अ ब्लो किया, व्यक्तिगत आजादी के लिए मुक्केबाजी की, समझ गए ना, स्ट्राइक अ ब्लो। अब देखो स्ट्राइक अ ब्लो अगेंस्ट समथिंग भी हो सकता है, इसका मतलब उल्टा हो गया, किसी काम के खिलाफ जब आप अगेंस्ट होते हो ना, तब आप जो है स्ट्राइक अ ब्लो अगेंस्ट दैट थिंग होते हो। तो फॉर और अगेंस्ट का चक्कर है, इसकी वजह से दोनों एक दूसरे के एंटोनिम बन जाते हैं, स्ट्राइक अ ब्लो फॉर एंड स्ट्राइक अ ब्लो अगेंस्ट।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्राइक से और भी बनते हैं कई सारे फ्रेज, फटाफट देखते हैं। स्ट्राइक अ बैलेंस, इसका मतलब होता है अच्छा सा बैलेंस कायम करना चीजों के अंदर, है ना, तो संतुलन लेके आना। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। स्ट्राइक अ बैलेंस का मतलब होता है दो चीजों में संतुलन लाना। जैसे वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन आवर फैमिली एंड वर्क। तो परिवार और काम के बीच में बैलेंस को स्ट्राइक करने की जरूरत है ना, दोनों को बराबर वक्त दिया जाए। अच्छा, स्ट्राइक बार्गेन का मतलब होता है बहुत अच्छी बार्गेन या डील को अचीव करना। टू रीच एन एक्सीलेंट अरेंजमेंट या डील। अगर आपने बहुत अच्छी अरेंजमेंट या डील कर ली है किसी के साथ, तो आपने स्ट्राइक कर ली है एक बार्गेन को, बहुत ही अच्छी डील आपने उसके साथ कर ली है। स्ट्राइक गोल्ड का मतलब होता है टू हिट अ जैकपॉट। जब आपकी लॉटरी निकल जाती है तब आप बोल सकते हो वी हैव स्ट्रक गोल्ड, है ना, टू हिट अ जैकपॉट। लास्ट बचा विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस। इसका मतलब है बहुत ही नजदीक में होना, ऐसी डिस्टेंस में जिसमें आप किसी को स्ट्राइक कर सकते हो। मतलब कोई आदमी बहुत पास होता है ना आपके, तभी आप उसको स्ट्राइक कर सकते हो, उसके ऊपर जो आप हमला कर सकते हो। तो हर वो चीज इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस होगी जो आपके बहुत नजदीक है। समथिंग वेरी नियर टू यू, ठीक है ना। मैं बोल सकता हूं माई कॉलेज इज विद इन अ स्ट्राइकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माई होम। मेरा कॉलेज बहुत नजदीक है मेरे घर से, स्ट्राइकिंग डिस्टेंस के अंदर है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुने, स्ट्राइक अ कोड। कोड का मतलब होता है हिंदी में जीवा, जो वृत्त के अंदर होती है ना, सर्कल के अंदर कोड होती है वो। तो वो कोड का मतलब है दो चीजों को मिलाने वाली, आपस का रिश्ता होती है वो कोड, है ना, आपके किसी भी सर्कल की पेरिफेरी के दो पॉइंट्स का। तो स्ट्राइक और कोड का मतलब क्या होता है, एक रिश्ते को कायम करना अपनी ऑडियंस के साथ। कुछ ऐसा कह दो, कुछ ऐसा उनको बोल दो कि वो बोले भाई आप जो बोल रहे हो वो ठीक बोल रहे हो, आपकी बात को हम अप्रूवल देते हैं, आप जो बोल रहे हो उसके साथ हमें भी हमदर्दी है। अक्सर नेता ऐसा करते हैं वोट मांगने के टाइम, वो स्ट्राइक कोड करते हैं आपके साथ ताकि आपकी हमदर्दी को जीत पाए। तो इसका मतलब क्या है, टू कॉज अप्रूवल और एम्पथी इन योर लिसनर, ठीक है ना। आप कुछ ऐसा बोलो कि आपके लिसनर को आपसे हमदर्दी हो जाए या वो आपकी बात को अप्रूव करे, जैसे नेता की बात को हम अप्रूव करते हैं जब वो कास्ट या रिलीजन की बात करता है। कॉज अप्रूवल या एम्पथी से मिलता जुलता एक वर्ड है, ध्यान से देखना इसको, कमिजरेट। इसका मतलब होता है किसी के साथ में उसका दर्द बांटना। इसमें देखो माइजर नाम का वर्ड भी आ रहा है, माइजर मतलब दुखी। अगर आप किसी के साथ कमिजरेट कर रहे हैं ना, आप उसके साथ में आकर के माइजर बन रहे हैं, ऐसे याद रखें। आप उसके दुख में शामिल हो रहे हैं, उसके साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं। तो अप्रूवल, एम्पैथी और कमिजरेशन तीनों एक ही चीजें हैं, एक साथ इनको आपको लेकर के चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने स्ट्राइक से बनने वाले सारे के सारे आपको जो है ना फ्रेजेस बता दिए। अब इसके बाद कोई नहीं बचा। करेक्ट द अरेस्ट ऑफ द garrulous supporter of the ruling party at the center by a regime in Maharashtra opposed to it did seem an unwanted exercise in law। कह रहे जो अरेस्ट था, जो गिरफ्तारी थी, ये बहुत बोलने वाले सपोर्टर की, garrulous मतलब जो चुप ही ना हो, बहुत टॉकेटिव हो, बहुत लोकेशियस हो। कह रहे ये बोलने वाले, बहुत ज्यादा बोलने वाले सपोर्टर जो है रूलिंग पार्टी का, कहां पे, सेंटर के अंदर। तो कह रहे इसका जो अरेस्ट था ना, अच्छा किसके द्वारा, एक रिजीम के द्वारा, एक प्रशासन, एक हुकूमत के द्वारा, और कहां पे है वो, महाराष्ट्र में। अच्छा कौन सी हुकूमत है, जो अपोज्ड है इसके, जो इस पार्टी के सेंटर में बिल्कुल खिलाफ है। कह रहे ये जो अरेस्ट है ना, ये दिखाई देता था एक बिना बात की एक्सरसाइज, बिना बात की कार्रवाई कानूनन तौर पे। तो इसको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया था। अर्णब गोस्वामी को कानूनन तरीके से अरेस्ट करना बनता नहीं था। गैरुलस वर्ड का मतलब क्या होता है, टॉकेटिव, लोक्वेशियस, बहुत बोलने वाला होता है ना, उसको कहते हैं गैरुलस। गैरुलस का एंटोनिम होगा साइलेंट, टैसिट और रेटिसेंट। तीनों का मतलब होता है चुपचाप और शांत। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यही एंटोनिम सिनोनिम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। चलो, accusation that Mr. Goswami and two others abetted the suicide of an interior designer by denying him payments due to him was indeed something that could have been investigated and prosecuted if evidence was found without arresting them। ये सेंटेंस अपने आप में गलत है ना। पहले इसको अपने ट्रांसलेट करेंगे, फिर मैं ग्रामर में घुसूंगा। इतनी देर में आप खुद अपना दिमाग लगाओ क्या इसमें गलती है। चलो, कह रहा जो एक्यूजेशन है, जो आरोप है, अच्छा कौन सा आरोप, कि मिस्टर गोस्वामी और दो दूसरे बंदों ने अबेट किया, उकसाया आत्महत्या को, सुसाइड को एक इंटीरियर डिजाइनर की
अच्छा, कैसे उकसाया, कैसे अवॉइड किया? उसको डिनाई करके, मना करके पेमेंट्स जो उसकी बकाया थी, ड्यू टू हिम थी, है ना, जो इनको उसे देनी थी। कह रहे ये जो एक्विजिशन है ना, ये था वास्तव में एक ऐसी चीज जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता था और प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता था, जिसमें छानबीन भी की जा सकती थी और बाद में केस भी चलाया जा सकता था। अगर एविडेंस पाई जाती, एविडेंस वॉज फाउंड, और कैसे? बिना उसको अरेस्ट किए, बिना इन 3 लोगों को हिरासत में लिए। तो कह रहे जिस बात पे इनको हिरासत में लिया है ना, कि इन्होंने इसकी हत्या करवाई है या सुसाइड के लिए इसको अवॉइड किया है, कह रहा अगर आप इसको इन्वेस्टिगेट करते, प्रोसिक्यूट करते, अगर आपको एविडेंस मिलता तो बिना अरेस्ट करे भी ये काम आप कर सकते थे। तीनों को जबरदस्ती हिरासत में लिया गया है। समझ गए सेंटेंस को? अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज। सब्जेक्ट वर्ब फिर बता देता हूं, बहुत जरूरी है। एक्यूजेशन की वर्ब है वॉस, गोस्वामी एंड अदर्स की वर्ब है अबैटेड। अच्छा, दैट की वर्ब है कुड हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड एंड प्रोसिक्यूटेड, 2 वर्ब्स हैं। इफ के बाद में क्लोज जो है उसकी एविडेंस वॉज फाउंड। यही सबसे जरूरी चीज है, देख लो। अगर ये आपने नहीं पकड़ा ना तो कोई तरीका नहीं है सेंटेंस का मीनिंग निकालने का। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो, इसीलिए मैं सेंटेंस ब्रेकिंग की वीडियोस लेके आता हूं हर सैटरडे। तो 15 वीडियोज आ चुकी हैं, आप जाके फॉलो कर सकते हैं सेंटेंस कैसे ब्रेक करते हैं, यहां डाल दे रहा हूं, है ना। अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीजें। अबैट करना मतलब उकसाना, एनकरेज करना, एड करना, हेल्प करना। किसी ने बोल दिया भाई मैं तो ये करूंगा, आपने बोला भाई जा कर दे। किसी ने बोला मैं तो उसको मारूंगा, आपने बोला भाई जा मार दे। समझ गए ना? प्रोवोक करते हो किसी को, जब कहते हो कोई काम कि कर दे, उसके लिए आप यूज करते हो अबैट। इसके लिए अपने पास एक फ्रेजल वर्ब है बहुत बढ़िया, एसएससी 2017 के मेंस में आया वो क्वेश्चन है, एग ऑन या अपॉन, है ना, एग ऑन या अपॉन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है किसी के पीछे पड़ जाना कि तू कर इस काम को, तू कर इस काम को, तूने बोला था तू करके दिखा इस काम को, ठीक है ना। एग ऑन करना, किसी को बार बार मजबूर करना। अब देख लो अबैट का मतलब क्या होता है। ये था अबैट, ये है अबेट। अबेट और अबैट देखने में एक जैसे है, पर इसका मतलब होता है टू डिक्रीज। मैं साथ में इन वर्ड्स को इसीलिए लेता हूं क्योंकि एग्जाम में क्या आप दोनों पढ़े होते हो, दोनों के मतलब पता होते हैं, लेकिन प्रेशरस कंडीशंस के अंदर आप पता नहीं कर पाते हो दोनों में से किसका मीनिंग क्या है। अबेट का मतलब है कम होना, अबैट का मतलब है उकसाना। अब आते हैं इसमें जो एरर है और साथ में जो उससे जुड़ा हुआ ग्रामर रूल है। पहले बता रहा हूं मैं, ये उनको समझ ही नहीं आएगी जिन लोगों ने कंडीशनल या एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ा है। तो कंडीशनल एक्टिव पैसिव आपने पढ़ा है तभी इस एरर को आप समझ पाएंगे। एरर ये है कि आपने थर्ड कंडीशनल मेरे साथ पढ़ा है। थर्ड कंडीशन होता है पास्ट के अंदर कोई काम जो हो नहीं सका। इफ द पुलिस हैड फाउंड एविडेंस दे कुड हैव प्रोसिक्यूटेड अर्नब। अगर पुलिस को एविडेंस मिली होती पास्ट में तो वो अर्नब को प्रोसिक्यूट कर सकते थे। समझ गए ना? थर्ड कंडीशनल। लेकिन थर्ड कंडीशनल को अपने एक्टिव से पैसिव में भी बदल सकते हैं। मैंने दोनों क्लोज को पैसिव में बदल दिया है। यहां पे देख रहे हो एविडेंस को सब्जेक्ट बना दिया है, हैड फाउंड को हैड बीन फाउंड लिख दिया है, और यहां पे अर्नब को सब्जेक्ट बना दिया है, समझ रहे हो, और कुड हैव बीन को कुड हैव प्रोसिक्यूटेड को कुड हैव बीन प्रोसिक्यूटेड कर दिया है। देखो फिर से बता रहा हूं, एक्टिव पैसिव अगर नहीं समझते हो, कंडीशनल आपने नहीं देखा तो ये एरर नहीं पकड़ पाओगे। तो जिन लोगों ने फॉलो किया अच्छे से उन लोगों के लिए ये वाली एरर है। अब देखो ये एक्टिव से जैसे ही मैंने पैसिव में बदला, हुआ क्या? आप यहां पे जो देख रहे हो ना, ये भी वैसा ही केस है। दैट कुड हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड इफ एविडेंस वॉज फाउंड। यहां पे वॉज फाउंड आया है, बल्कि आना चाहिए था पैसिव में हैड बीन फाउंड। इसने यहां पे इसको मिक्स्ड कंडीशनल बना के लिखा है, सेकंड कंडीशनल का पैसिव बना रखा है, ना कि थर्ड का। सेकंड का पैसिव तब बनता है जब आपके पास अनरियल कंडीशन हो, एविडेंस का पाया जाना अनरियल नहीं था। समझ गए ना? एविडेंस को पाया जा सकता था, तो इसने अपने हिसाब से यहां पे एविडेंस वॉज फाउंड लिखा है, जो कि सेट नहीं बैठना चाहिए। तो यहां पे होना चाहिए इफ द एविडेंस हैड बीन फाउंड बाय द पुलिस दैट कुड हैव बीन या अर्नब कुड हैव बीन प्रोसिक्यूटेड। तो ऐसी एक छोटी सी गलती है इसमें। अच्छा, दूसरी चीज, अब कब हमारे पास सर अनरियल कंडीशन आती है, कैसे पता लगेगा? तो इस सेंटेंस को आप देखें, इफ अर्नब हैड बीन और वर आवर पीएम देयर वुड हैव बीन राइट्स इन एवरी स्ट्रीट। अगर अर्नब हमारा पीएम होता तो हर गली में राइट्स होते, दंगे होते। अब मुझे एक बात बता दो, यहां पे हैड बीन और वर दोनों में से एक चूज करना हो तो मैं क्या लगाऊंगा? देखो थर्ड कंडीशनल के हिसाब से हैड बीन आना चाहिए, लेकिन अर्नब का पीएम बनना हमारे पास्ट में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। ना तो वो कोई पॉलिटिशियन है, ना कभी उसने इलेक्शन लड़ा। तो यहां पे हैड बीन लगा करके मैं एक रियल कंडीशन बता दूंगा। एक्चुअल में यहां पे अनरियल कंडीशन चाहिए, तो मैं लगाऊंगा इफ अर्नब वर आवर पीएम
देयर वुड हैव बीन राइट्स इन एवरी स्ट्रीट। तो इसको हम बोलते हैं मिक्स कंडीशनल, जहां पे पास्ट में जो चीज है वो बिल्कुल पॉसिबल थी ही नहीं। उस केस में पास्ट परफेक्ट ना यूज करके आप पास्ट इंडेफिनिट को यूज करते हैं सेकंड कंडीशनल में इफ क्लॉज, और रिजल्ट क्लॉज जो है वो थर्ड कंडीशनल के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। सब बातों की एक बात कि यहां पे हैड बीन फाउंड आ सकता था अगर राइटर ग्रामर को ठीक से फॉलो करता। चलो इट वॉज ऑलवेज अ गुड केस फॉर बेल, कह रहा ये हमेशा ही एक अच्छा केस था बेल के लिए, है ना। अर्नब का जो केस था वो बेल को उसको हाथों हाथ जो है मिल जानी चाहिए थी कोई बिना देरी के। कह रहा हाउ एवर इट इज नॉट क्लियर वाई द कोर्ट डिड नॉट अलाउ द रेगुलर बेल प्रोसेस टू पेव द वे फॉर देयर फ्रीडम। कह रहा हालांकि ये बात अभी भी साफ नहीं है क्यों कोर्ट ने अलाउ नहीं किया रेगुलर बेल की प्रोसेस को कि वो रास्ता साफ करे उनकी फ्रीडम का, उनकी आजादी का। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट ये पूरा प्रोसेस फॉलो ही नहीं करवाया, सीधे सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अर्नब को बेल दे दी। कह रहा हालांकि फिर भी साफ नहीं है कि रेगुलर बेल प्रोसेस को क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फॉलो नहीं करवाया। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हमें दखल अंदाजी करनी चाहिए तो उन्होंने अर्नब के केस में इंटरफेयर किया, उसको फटाफट जो उन्होंने बेल दे दी। अच्छा देखने वाली चीज, पेव द वे फॉर मतलब रास्ता साफ करना, इसका एंटोनिम होता है हिंडर या ऑब्स्ट्रक्ट द वे। एक फ्रेज आपने कल मेरे साथ देखा था क्वेयर द पिच, है ना, ये भी रास्ता साफ करने का एंटोनिम है, किसी के रास्ते का रोड़ा बनना। तो पेव द वे फॉर रास्ता साफ करना, और हिंडर ऑब्स्ट्रक्ट द वे मतलब रास्ते में रोड़ा बनना, या क्वेयर द पिच इसका मतलब भी रास्ते में रोड़ा बनना। तो ये तीन फ्रेज हैं। अच्छा ग्रामर कॉन्सेप्ट नंबर 2, एक काम करेंगे पहले आप चारों सेंटेंस में एरर ढूंढ के मुझे बताएं। रूल मैंने ऊपर लिख दिया आपके सामने, है ना, रूल आपके सामने है, सेंटेंस भी आपके सामने है, रूल भी आपके सामने है। संडे को ही कराया था एडवर्ब की वीडियो में, कोशिश करके मुझे बताओ कौन से सेंटेंस में क्या एरर है। चलो हिंदी में समझा रहा हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये चार वर्ड को ना देख लो, ध्यान से देख लो इन चारों वर्ड्स को। ये चारों वर्ड्स है ना, इनके दो चरित्र हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये चारों ही वर्ड्स एडवर्ब्स तो हैं, लेकिन ये रिलेटिव एडवर्ब्स भी हैं और ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स भी हैं। ये जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होंगी तो एक इन्वर्जन करेंगी सेंटेंस में, जब ये रिलेटिव एडवर्ब्स होंगी तो कोई इन्वर्जन नहीं होगा। सर मुझे कैसे पता लगेगा कब इन्वर्जन करना है, कब ये रिलेटिव है, कब इंट्रोगेटिव है? बहुत सारे आपके पास संकेत हैं, बहुत सारे जो है ना इंडिकेशंस आपके पास हैं। एक बेसिक सा इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूं। जिस सेंटेंस में वेयर, व्हेन, हाउ या व्हाई ये चारों सेंटेंस के शुरू में आ जाएं और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, वहां पे ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होंगी। फिर सुन लो, जिस सेंटेंस के अंदर ये शुरू में आ जाए, ये कहीं भी आ जाए, शुरू में तो आएंगी, वैसे भी कभी कभार बीच में भी आ जाती हैं, है ना। जिस सेंटेंस में ये कंजंक्शन बन के ना आए, सिर्फ एडवर्ब बन के आए, शुरू में आ जाए और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, जहां आप क्वेश्चन मार्क देखो समझ जाना इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं, सेंटेंस के अंदर इन्वर्जन करेंगी। अगर क्वेश्चन मार्क ना हो, ये शुरू में भी नहीं आ रही होंगी, बीच में आ रही होंगी, तब ये होंगी रिलेटिव एडवर्ब्स और कोई इन्वर्जन नहीं होगा। अब देखते हो इसको प्रैक्टिकली। आई रिमेंबर द डे व्हेन आई मेट हर फर्स्ट टाइम, मुझे याद है वो दिन जब मैं उससे पहली बार मिला। आई रिमेंबर द डे व्हेन आई मेट हर फर्स्ट टाइम। अगला सेंटेंस देखो, व्हेन यू मेट हर फर्स्ट टाइम, आप उससे पहली बार कब मिले? देखो व्हेन यहां भी आ रहा है, व्हेन यहां भी आ रहा है। अब व्हेन का याद करो, इन चारों में से एक है ना। यहां पे सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, मतलब ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं है, यहां पे रिलेटिव एडवर्ब है, मतलब कोई इन्वर्जन नहीं होगा। तो व्हेन के बाद में जो क्लोज आया है, देखो मैंने उसको बिना इन्वर्जन के लिखा है, व्हेन आई मेट हर फर्स्ट टाइम, है ना, या यूं भी लिख सकता हूं फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। यहां पे मैंने व्हेन डिड आई मीट हर फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं लिखा, विदाउट इन्वर्जन लिखा। लेकिन अगले में देखो, व्हेन आ रहा है शुरू में, लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, यहां पे इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, यहां पे एक सवाल पूछा जाएगा और एक इन्वर्जन होगा, तो मैं लिखूंगा व्हेन यू मेट मी, व्हेन डिड यू मीट हर फर्स्ट टाइम। जितना सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, उतने ही ज्यादा बेवकूफों की तरह आप नंबर कटवाते हो इसमें। एक बार में इसको समझा जा सकता है। यहां पे इन्वर्जन इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क था, ये वर्ब के दो चरित्र हैं, यहां पे इंट्रोगेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। और देख लो, व्हेन की तरह यहां पे व्हेन की जगह वाई भी हो सकता था, या हाउ भी हो सकता था, या वेयर भी हो सकता था। आई रिमेंबर द प्लेस, आई रिमेंबर द प्लेस वेयर आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ऐसा भी हो सकता था। व्हेन, वेयर, वाई, हाउ कुछ भी हो सकता है। वैसे ही टेल मी व्हाई डिड यू क्विट योर जॉब एंड व्हाई यू क्विटेड योर जॉब।
चलो ऐसा करते हैं, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा, इतना समझ गए ना। तो आप भी बता दो दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है, ठीक है ना। डालना कमेंट सेक्शन में, पोज करो जिन्होंने समझ लिया है। आज के क्विज में भी ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। सभी कमेंट सेक्शन में डालेंगे, दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है गलत है, सही करके कमेंट्स में डालो। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे बेवकूफों वाले कॉन्सेप्ट्स के अंदर नंबर नहीं कटवाने हैं, ये बहुत ही सिंपल होते हैं, जिनको आप 10 सेकंड में देख करके पकड़ करके नंबर जो है ना स्कोर कर सकते हो। कह रहा मिस्टर गोस्वामी रस्ट टू द बॉम्बे हाई कोर्ट इवन बिफोर द सेशंस कोर्ट कुड हियर द मैटर। तो कह रहा गोस्वामी साहब भाग गए बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ, यहां तक कि इससे पहले कि सेशन कोर्ट जो है उनके मैटर को हियर करती। इसने सब जगह ही अपनी अर्जी लगा दी, किसकी, बेल की। पैसा खूब है इसके पास, सारी जगह इसने वकील दौड़ा दिए, सेशन कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, जहां से बेल मिल जाए बस मैं अपने घर चला जाऊं, है ना। कह रहा द हाई कोर्ट कैन नॉट बी फॉल्टेड फॉर रिजेक्टिंग हिज बेल रिक्वेस्ट एज ही हैड एन इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ ए रेगुलर बेल पिटीशन बिफोर द लोअर कोर्ट। कह रहा हाई कोर्ट ने जो इसको मना किया ना, हाई कोर्ट को फॉल्ट नहीं किया जा सकता, हाई कोर्ट की गलती या फॉल्ट नहीं निकाला जा सकता रिजेक्ट करने के लिए उसकी बेल की रिक्वेस्ट को, क्योंकि एज उसके पास एक असरदार वैकल्पिक रेमेडी थी, वैकल्पिक इलाज था, और किस फॉर्म में, रूप में एक रेगुलर बेल पिटीशन के, जो थी लोअर कोर्ट के सामने। तो हाई कोर्ट ने क्या बोला, अरे भाई तू लोअर कोर्ट में लगा के बैठा है तो पहले वहां से ना तो सुन, वो तेरे को ना बोले तब हाई कोर्ट में आना, पहले वहां से नतीजा निकल कर के आने दे, जब वो ऑल्टरनेटिव रेमेडी तेरी एग्जॉस्ट हो जाए फिर हमारे पास आना और बोलना कि मुझे बेल चाहिए। तो हाई कोर्ट ने जो मना किया उसके लिए हाई कोर्ट को फॉल्ट नहीं ठहराया जा सकता, फॉल्ट नहीं किया जा सकता, समझ गए ना। तो रेमेडी का मतलब होता है क्योर या सोल्यूशन या किसी चीज का इलाज। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा इट इज क्वाइट कॉमन फॉर सुपीरियर कोर्ट्स टू आस्क रिमांड पिटिशनर्स टू एग्जॉस्ट देयर रेमेडी बिफोर लोअर कोर्ट्स फर्स्ट। कह रहा ये बहुत ही कॉमन बात है, बिल्कुल जो है ना रोजमर्रा की बात है बड़ी कोर्ट के लिए, सुपीरियर कोर्ट के लिए, कि वो आस्क करें, पूछें रिमांड पिटिशनर्स को, रिमांड में आए हुए याचिकाकर्ताओं को, अपराधियों को, कि वो एग्जॉस्ट करें, खत्म कर लें पहले अपनी रेमेडी को लोअर कोर्ट के सामने। तो हमेशा अपर कोर्ट यही कहती है जब तक लोअर कोर्ट तुम्हें बेल को मना ना करे, सजा ना दे, तब तक हमारे पास यहाँ आकर के मत बोलना कि मेरा फैसला करवाओ, पहले लोअर कोर्ट तुम्हारे हक में, तुम्हारे खिलाफ में जो फैसला दे उसके बाद हमारे पास आओ, ठीक है ना। तो इट इज क्वाइट कॉमन फॉर द सुपीरियर कोर्ट्स। रिमांड पिटिशनर वो पिटिशनर होते हैं जिनको रिमांड पे लिया जाता है, जैसे अर्नब को लिया जा रहा था। एग्जॉस्ट का मतलब होता है खत्म कर देना, फिनिश कर देना, कंज्यूम कर देना, है ना। चलो कह इवन दोज अरेस्ट इन विच पॉलिटिकल वेंडिटा और मिसयूज ऑफ पावर इज क्वाइट डिमॉन्स्ट्रेबल द सुप्रीम कोर्ट हैज ग्रांटेड बेल ओनली आफ्टर कोर्ट्स बिलो हैड डिसमिस्ड देम ऑन मेरिट्स। कह रहा यहां तक के वो हाई प्रोफाइल अरेस्ट के अंदर, बड़े बड़े अरेस्ट के अंदर, जिनके अंदर पॉलिटिकल वेंडेटा था, या तो सियासी बदले की भावना थी, या पावर का, सत्ता का दुरुपयोग था, मिसयूज था, गलत इस्तेमाल था। कह रहे यहां तक कि उन अरेस्ट में जहां पे ये दोनों चीजें अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेबल हो, अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट होती हो, सबके सामने दिखती हो। कह रहे इस केस में भी ना सुप्रीम कोर्ट ने तभी बेल दी है जब तक लोअर कोर्ट्स ने डिसमिस नहीं किया है इन बेल्स को उनकी मेरिट के हिसाब से। तो आज तक सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला सुने बिना हाई प्रोफाइल से हाई प्रोफाइल केस के अंदर भी सीधे सीधे किसी को बेल नहीं दिया। पर अर्नब के केस में उल्टा हुआ, इसको सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बेल दी बिना लोअर कोर्ट का फैसला सुने। समझ गए ना। तो वेंडेटा का मतलब होता है रिवेंज, वेंजेंस, रेट्रीब्यूशन, किसी के लिए बदले की भावना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले अपने पैराग्राफ की तरफ। In Mr. Goswami's case, Session Court was due to hear his bail petition around the same time the matter was before the High Court. लेकिन गोस्वामी के केस में क्या हुआ, जो सेशन कोर्ट थी, जो सबसे निचली कोर्ट थी, वो बाकी थी हियर करना उसकी बेल पिटीशन को, उसकी जमानत की अर्जी को, उसी वक्त जब ये मैटर हाई कोर्ट के सामने आया। दो कोर्ट में एक साथ एक ही वक्त पे इसके वकील जाकर के इसकी बेल के लिए याचिका डाल के बैठे थे। तो हाई कोर्ट में भी चल रही है और लोअर कोर्ट में भी इसका बेल का मामला चल रहा है। समझ गए ना। ड्यू का मतलब होता है बकाया, सेशन कोर्ट वाज ड्यू, सेशन कोर्ट बकाया थी सुनना इसकी बेल पिटीशन को। सिंपल सेंटेंस है, फास्ट प्रोसेस कर रहा हूं, है ना। कह रहा देयरफॉर इट इज समवट स्ट्रेंज दैट द पिटीशन वाज पोस्टेड इमीडिएटली फॉर हियरिंग एंड दैट इंटरिम बेल पेंडिंग अ रीजन जजमेंट
शुड बी ग्रांटेड ऑन द सेम डे। कह रहा है इसलिए ये चीज समवट स्ट्रेंज है, थोड़ी सी अजीब है कि ये जो पिटीशन है इसको पोस्ट किया गया इमीडिएटली। इस पिटीशन को एक्चुअल में ना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया फटाफट हियरिंग के लिए, और एक इंटरिम बेल जो है बिना एक रीजन जजमेंट के, बिना एक लॉजिकल जो जजमेंट के, वो मिल जानी चाहिए इसको उसी दिन। तो हाई कोर्ट ने तो मना बोल दिया, भाई हमारे पास क्यों आए हो, पहले अलीबाग सेशन कोर्ट से तुम सुन के आओ ना। पर उसी वक्त ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सुनवाई कर ली, है ना, बिना कोई जजमेंट के, बिना कोई सुनवाई के, हल्की सी सुनवाई करके इसको इंटरिम बेल भी दे दी गई सेम डे के अंदर, उसी दिन। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंसेज है। इट की वर्ब इज, पेटिशन की वॉज पोस्टेड, इंटरिम बेल की वर्ब है शुड बी ग्रांटेड। कर फर्दर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़'s ऑब्जर्वेशन, इफ वी डोंट इंटरफेयर इन दिस केस टुडे वी विल वॉक ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन, seems out of place in a case that clearly does not relate to Mr. Goswami's journalistic work। कह रहे इससे भी आगे ये जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब हैं, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, इनका जो ऑब्जर्वेशन है ना, इन्होंने जो बात रखी है, अच्छा क्या बात रखी है, अगर हम इंटरफेयर नहीं करते हैं इस केस में आज, तो हम वॉक करेंगे, चलेंगे एक रास्ते पे जो है तबाही का, डिस्ट्रक्शन का। अगर अर्नब को आज हम इस केस में इंटरफेयर करके बेल नहीं देंगे तो डिस्ट्रक्शन के पाथ पे पूरा देश चलने लगेगा। कह रहा है ये जो इनका ऑब्जर्वेशन है ना, ये दिखाई देता है टोटली आउट ऑफ प्लेस, टोटली मिसप्लेस दिखाई देता है, टोटली हमें अजीब सा दिखाई देता है ऐसे केस में जो साफ तौर पे नहीं रिलेट करता अर्नब गोस्वामी के पत्रकारिता के वर्क से। अगर किसी पत्रकार को पत्रकारिता के लिए आपने पकड़ा हो और उसको आप सुप्रीम कोर्ट वाले जो हैं इंटरवेंशन करके जज साहब जो हैं छुड़ाएं, तब तो मान लेते, लेकिन अर्नब गोस्वामी को यहां पे पकड़ा गया किसी और केस के अंदर, है ना। तो कह रहे ये बहुत ही आउट ऑफ प्लेस रिमार्क है, एकदम इनका अजीब सा रिमार्क है, अपनी सही जगह पे सही कॉन्टेक्स्ट में रिमार्क नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब मिला रहे हो, सेंटेंस बहुत सिंपल है। चंद्रचूड़'s ऑब्जर्वेशन की वर्ब है सीम्स, वी की वर्ब है विल वॉक, यहां पे वी की वर्ब है डोंट इंटरफेयर, और दैट की वर्ब है डज नॉट रिलेट। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो, सेंटेंस सिंपल। आउट ऑफ प्लेस मतलब अपनी जगह से हिला हुआ, गलत जगह पे, गलत कॉन्टेक्स्ट में। कह रहा श्योरली a scrutiny of why such consideration or sympathy had not been shown for others held mainly for their political beliefs or journalistic work is warranted। कह रहे पक्का ही एक स्क्रूटनी, एक जांच, अच्छा किस चीज की, क्यों ऐसा कंसिडरेशन और सिंपैथी नहीं दिखाया गया, क्यों ऐसा मानने का तरीका, कंसिडरेशन मतलब किसी चीज को मानना, किसी चीज के ऊपर विचार करना, कह रहे क्यों ऐसा ख्याल दिखाना, कंसीडर करना और सिंपैथी दिखाना नहीं शो किया गया दूसरों के लिए। अच्छा कौन है वो दूसरे जो पकड़े गए हैं, हेल्ड किए गए हैं, खास करके उनके पॉलिटिकल बिलीफ्स के लिए, उनके सियासी विश्वासों के लिए, कैसे उनके पॉलिटिकल बिलीफ्स हैं, और उनके पत्रकारिता के वर्क के लिए, जर्नलिस्टिक वर्क के लिए। कह रहे ये एक स्क्रूटनी जो है ना, क्यों ऐसा नहीं हुआ, इज वारंटेड, ये बहुत ही वारंटेड है, नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है। तो अर्नब के लिए ही क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिनको उनके पॉलिटिकल बिलीफ के कारण सरकार ने पकड़ के कैद किया हुआ है, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए ऐसी सिंपैथी क्यों नहीं दिखाई। समझ गए सेंटेंस को। स्क्रूटनी की वर्ब है वारंटेड, इज, वारंटेड का मतलब है नेसेसरी, रिक्वायर्ड। चलो कह रहा इट इज नो आइडल व्हाट अबाउटरी टू पॉइंट आउट दैट इट वाज ओनली रिसेंटली दैट द एपेक्स कोर्ट टर्न डाउन अ पिटीशन फॉर बेल ऑन मेडिकल ग्राउंड्स for lawyer activist Sudha Bharadwaj to the High Court with a gratuitous observation, you have a good case on merits। तो ऐसा ही केस जो है ना, एक मेडिकल ग्राउंड पे, शायद ये प्रेग्नेंट थी, ये लॉयर एक्टिविस्ट है, उनका भी कोर्ट में गया था, तो वहां पे कोर्ट ने बोला था पहले आप नीचे से होकर के आओ, फिर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में आना। तो कह रहे ये कोई आइडल वर्ड अबाउटरी नहीं है। वर्ड अबाउटरी का मतलब होता है किसी काम के लिए कंप्लेन करना, ये मैं आपको समझाऊंगा वर्ड अबाउटरी क्या होता है ना। वर्ड अबाउटरी को हिंदी में समझ ले, कुतर्क करना। तो कह रहे ये कोई बिना बात का कुतर्क नहीं होगा, बिना बात का मिस आर्गुमेंट नहीं होगा कि हम पॉइंट आउट करें इस चीज को कि अभी अभी रिसेंटली एपेक्स कोर्ट ने खारिज किया था, टर्न डाउन किया था एक पिटीशन को बेल की थी जो, और कैसे टर्न डाउन किया था, मेडिकल ग्राउंड्स पे। अच्छा किसके लिए थी वो, लॉयर एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज के लिए थी। अच्छा कहां पे भेजा था उसको, हाई कोर्ट में। और कैसे भेजा था, एक बिना बात की ऑब्जर्वेशन के, ग्रेचुइटस ऑब्जर्वेशन के, है ना, नीडलेस ऑब्जर्वेशन के। अच्छा वो ऑब्जर्वेशन क्या थी, आपका एक बहुत अच्छा केस है मेरिट्स के ऊपर,
आपको लोअर कोर्ट्स में बेल मिल सकती है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए हो, मत आओ यहां, पहले लोअर कोर्ट में अपने केस की मेरिट के हिसाब से बेल ले लो। तो कह रहा ऐसा ही केस सुधा भारद्वाज के केस में हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने मना बोला, अर्नब के केस में बोला कि आओ हमारे से बेल ले जाओ। समझ गए सेंटेंस को। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज, व्हाट अबाउटरी, नया वर्ड है आपके लिए, ये एक्चुअल में इनफॉर्मल वर्ड है, रिटन इंग्लिश में आप बहुत कम देखेंगे इसको। देखो व्हाट अबाउटरी बना कैसे है, आपको टीचर ने बोला आपका नाम है जॉनी, जॉनी यू हैवंट कंप्लीटेड योर होमवर्क, तुमने आज अपना काम नहीं किया। मतलब जॉनी के कान पे धरने वाला था, उसने पहले इससे बोल दिया भाई तुमने आज काम नहीं किया है, अब मैं तुम्हें पीटूंगा। जॉनी क्या बोलता है, जॉनी ने ना तो माफी मांगी, ना जॉनी ने अपना कारण बताया होमवर्क पूरा ना करने का, वो क्या कह रहा है, अच्छा व्हाट अबाउट मैरी, सर मैरी ने क्या किया। समझ रहे मेरी बात को। आपको हेलमेट के लिए पुलिस वाले ने पकड़ा, आपने उसको ये तो बोला नहीं मेरा हेलमेट घर पे रह गया या सर मुझे जाने दो, आप क्या बोल रहे हो, अरे उसको भी तो देखो। जब आप व्हाट अबाउट नहीं करते हो ना, व्हाट अबाउट द अदर्स, तब आप क्या कर रहे होते हो, एक मिस आर्गुमेंट करते हो, या आप यूं कह सकते हैं आप अपने कर्मों को छुपाने के लिए दूसरे के खराब कर्मों को सामने लाते हो। सर मैंने होमवर्क क्यों देख रहे हो मेरा, आप मैरी का देखो ना, मेरा हेलमेट क्यों देख रहे हो, उस बाइक वाले का देखो ना। समझ गए ना। तो ये व्हाट अबाउट नहीं होगी, हम यहां पे कोई मिस आर्गुमेंट नहीं करेंगे अगर हम पॉइंट आउट करेंगे कि सुधा भारद्वाज को भी ऐसी बेल के लिए मना बोला था। तो क्यों हम ये व्हाट अबाउटरी करें यहां पे, ये आइडल नहीं है, बिल्कुल सही है अगर हम करते हैं तो। समझ गए ना। व्हाट अबाउटरी नया वर्ड है आपके लिए, तो मैंने कहानी से बताने की कोशिश की है, व्हाट अबाउट अदर्स, वहां से वर्ड बना है व्हाट अबाउटरी। चलो आगे बढ़ते हैं। टर्न डाउन मतलब खारिज कर देना, एक्सेप्ट ना करना, रिजेक्ट कर देना। ग्रेचुइटस वो चीज होती है जो नीडलेस हो, बेसलेस हो, अनफाउंडेड हो, है ना, जिस चीज की कोई जरूरत ना हो। ये प्रेग्नेंट है शायद लेडी, पर कोर्ट ने बोला भाई प्रेग्नेंट हो या नहीं हो हमें कोई मतलब नहीं है, पहले तुम सेशन कोर्ट में हाई कोर्ट से जाके आओ, फिर हमसे आकर के बेल मांगना। चलो कह रहे यू हैव, ये तो हो गया ना, वाई डोंट यू फाइल अ रेगुलर बेल एप्लीकेशन, और ये भी बोला तुम एक रेगुलर बेल एप्लीकेशन क्यों फाइल नहीं करती हो। यहां ध्यान देना सेंटेंस वाई से शुरू हो रहा है, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यहां पे ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, इसलिए यहां पे हमने इन्वर्जन किया हुआ है। समझ गए ना। डू नॉट आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है यू, मेन वर्ब है फाइल, ऐसे ये सेंटेंस इन्वर्ट होकर चल रहा है इस क्वेश्चन मार्क के कारण। कह रहे वन होप्स द डिटेल्ड जजमेंट वुड शेड लाइट ऑन द सर्कमस्टेंसेस इन विच द सुप्रीम कोर्ट कैन ओवरराइड रेगुलर बेल हियरिंग्स इन लोअर कोर्ट्स and on whether it is expected that magistrates and session judges could also grant same day interim bail in appropriate cases। तो कह रहा है हर आदमी अब यही होप करता है कि जब डिटेल जजमेंट आएगी ना, इस केस की पूरी जजमेंट आएगी और वो जजमेंट शेड लाइट करेगी, लाइट डालेगी, प्रकाश डालेगी उन हालातों पे, सर्कमस्टेंसेस पे जिनके अंदर इन विच सुप्रीम कोर्ट ओवरराइड कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट किसी दूसरी चीज को कैंसिल करके अपनी बात रख सकती है ना। ओवरराइड करना, किसी चीज को कैंसिल करके अपनी बात को प्रूव करना। तो कह रहा है वो केस जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ओवरराइड कर सकती है रेगुलर बेल हियरिंग को लोअर कोर्ट्स के अंदर। और हाँ के ना, वेदर, हाँ के ना, ये एक्सपेक्टेड है या नहीं कि मैजिस्ट्रेट और सेशन जज जो हैं वो दे सकते हैं सेम डे इंटरिम बेल को सही केसेस में, एप्रोप्रिएट केसेस के अंदर। तो कह रहे डिटेल जजमेंट से हमें पता लगेगा अर्नब की कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट की बेल हियरिंग्स को ओवरराइड करके अपने हिसाब से अर्नब को यहां पे बेल दी, और कैसे जज जो है कौन से रूल के हिसाब से सेम डे बेल दे सकते हैं अपने अप्रोप्रिएट केस को देख करके। तो अभी तक ऐसा होता नहीं था, इस जजमेंट के बाद शायद नए रूल्स सुप्रीम कोर्ट पब्लिश करे। अब देख लेते हैं देखने वाले वर्ड, ओवरराइड मैंने आपको बता दिया है ना, इसका एक सिनोनिम होता है सुपरसीड। आपको अगर मान लो आपने एक जो है ऑर्डर दिया अपने ऑफिस के अंदर, ठीक है ना, आपने ऑर्डर क्या दिया, कल से सबको 10:30 बजे आना है, पर आपका जो बॉस था ना वो थोड़ा लेट आता है, उसने क्या बोला 10:30 नहीं 11 बजे का ऑर्डर दे दो, तो आपके ऑर्डर को उसने ओवरराइड कर दिया, ऐसे समझो इस वर्ड को, है ना, या आपके ऑर्डर को सुपरसीड कर दिया। ये सुपरसीड वर्ड इसलिए देखने वाला है, ये इंग्लिश से एक लौता ऐसा वर्ड है जिसमें सीड आता है लेकिन सीईडी नहीं आता। जहां जहां आप सीड देखोगे ना इंग्लिश में वो सीईडी होगा, ये सुपरसीड एक अकेला ऐसा वर्ड है जिसमें SEDE आता है, और अक्सर ये स्पेलिंग एरर में ये वाला वर्ड आ जाता है ना। तो सुपरसीड वर्ड को देखना, किसी दूसरी चीज को ओवरराइड करना, SEDE से इसकी स्पेलिंग चलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द कोर्ट्स रीसेंट रिकॉर्ड ऑफ इवेडिंग एंड पोस्टपोनिंग हियरिंग ऑन मैनी मैटर्स कंसर्निंग फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस
दैट अफेक्ट द राइट्स ऑफ लार्ज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इज अ वेरिटेबल स्टोरी ऑफ जुडिशियल एब्डिकेशन। कह रहा कोर्ट का जो हालिया रिकॉर्ड है किस चीज का भाई, इवेड करने का, बचने का, या पोस्टपोन करने का हियरिंग को, या आगे बढ़ाने का हियरिंग को। अच्छा किस पे, बहुत सारे मैटर्स पे। अच्छा कौन से मैटर्स, जो कंसर्न करते हैं, ताल्लुक रखते हैं हमारे फंडामेंटल राइट से। अच्छा और किससे, संवैधानिक सवालों से, कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्वेश्चन से। अच्छा ये कैसे क्वेश्चन है, जो अफेक्ट करते हैं, जो बुरा असर डालते हैं राइट्स पे, अधिकारों पे, बहुत ही बड़े सेक्शन सोसाइटी के, समाज के बहुत बड़े वर्गों के। कह रहा है जो रिसेंट रिकॉर्ड है ना, वो एक वेरिटेबल स्टोरी है, एक जेन्युइन स्टोरी है जुडिशियल एब्डिकेशन की, न्यायिक तौर पे अपने फर्ज और अपनी ड्यूटियों से बचने की। बात कर रहा है कश्मीर की, जहां पे 6 महीने तक इंटरनेट नहीं चला। तो कह रहा है हालिया रिकॉर्ड कोर्ट का यही रहा है कि जब जब ऐसे फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन आते हैं ना, तो कोर्ट हमेशा बचने की कोशिश करता है या पोस्टपोन करता है हियरिंग को सरकार से, जो ना उसके सरकार के दबाव में आकर के। कहना यही चाह रहा है। तो कह रहा है ये जो क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बड़े समाज के वर्गों को अफेक्ट भी करते हैं, ये रिसेंट रिकॉर्ड अच्छे से वेरीफाई किया जा सकता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं जुडिशियल एब्डिकेशन को दिखाने के। जुडिशियल एब्डिकेशन वर्ड को समझ लेना। एब्डिकेशन का मतलब है आपके अधिकारों को अबेंडन कर देना। आपको कोई अधिकार मिला हुआ है पर आप उसका सही से इस्तेमाल ना करो, है ना, आपको ड्यूटी मिली हुई है उसको फुलफिल ना करो। जुडिशियल एब्डिकेशन हो गया जुडिशरी के तौर पे, न्यायिक तौर पे जो आपके अधिकार हैं आप उनको सही से इस्तेमाल ना करें। वेरिटेबल मतलब जो वेरीफाइबल हो, जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो, बिल्कुल सही हो, वेरिटेबल। कह रहा इट इज समवट गैलिंग टू नोट दैट इट्स ग्लैडिएटोरियल जील फॉर पर्सनल लिबर्टी इज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन सो सिलेक्टिव अ मैनर। कह रहे ये थोड़ी सी गैलिंग बात है, इट इज समवट गैलिंग, थोड़ी सी चिढ़ाने वाली बात है, अपसेट करने वाली बात है। इस चीज को नोट करना कि जो कोर्ट का ग्लैडिएटोरियल जील है ना, जो ग्लैडिएटर जैसा उत्साह है। ग्लैडिएटर कौन था, लड़ाकू, जो रोमन साम्राज्य में होता था, लड़ाई करते थे वो, है ना, ग्लैडिएटर। तो कह रहे जो कोर्ट का ये ग्लैडिएटर जैसा जो जील है पर्सनल लिबर्टी के लिए, वो डिमॉन्स्ट्रेट होता है इतने सिलेक्टिव मैनर में, इतने पक्षपात भरे तरीके में। जर्नलिस्ट और भी बहुत सारे जेल में पड़े हैं बिना बात के, सरकार के ऑटोक्रेटिक व्यवहार के कारण, है ना, पर आज तक कोर्ट ने कभी उनको बेल नहीं दी बुला करके। लेकिन अर्नब के केस में सिलेक्टिव मैनर के अंदर बहुत ही उत्साह दिखा करके उसकी पर्सनल लिबर्टी के लिए उसको बेल मिली। तो कह रहे चिढ़ाने वाली बात है, ये अनॉय करने वाली बात है एक डेमोक्रेसी के अंदर। समझ गए सेंटेंस को, है ना। गैलिंग एक एडजेक्टिव है, अपसेटिंग, अनोइंग, इरिटेटिंग, वैक्सिंग सब इसके सिनोनिम है। अच्छा सब्जेक्ट वो पकड़ रहे हो, बड़ा सिंपल है आज का ट्यूटोरियल। बढ़ते अपने क्विज की तरफ, है ना। इंटरेस्टिंग था, मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा बहुत ही। जरूर से एक शेयर और एक लाइक दे वीडियो को। हाँ मुझे नहीं पता कैसे YouTube काम करता है, पर आपके शेयर्स और लाइक से वीडियोस अपने आप ही वायरल होने लगती हैं। सिंपल वाला करेंगे पहले, है ना। इनमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंट करता है या रिप्रेजेंट करते हैं मीनिंग को इस फ्रेज के। फ्रेज है स्ट्राइक अ कॉर्ड। अच्छे से समझाया मैंने। स्ट्राइक अ कॉर्ड का मतलब होता है कुछ ऐसा कहना कि आपके लिसनर्स, आपकी ऑडियंस के अंदर आपके लिए हमदर्दी हो। तो आप यहाँ पे अटैक नहीं कर रहे हो अपने एनिमी पे, आप किसी आइडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप कोज कर रहे हो एम्पैथी को, सिंपैथी को, अप्रूवल को, और आप कोज कर रहे हो कम्यूसरेशन को। दोनों ही वर्ड मैंने आपको बताए थे, दोनों का मतलब होता है हमदर्दी, एम्पैथी और कम्यूसरेशन। एक्चुअल में देखा जाए तो सी एंड डी बोथ आर योर आंसर्स। समझ गए ना। एम्पैथी और कम्यूसरेशन दोनों ही स्ट्राइकिंग अ कोड के सिनोनिम है। ये दूसरा लास्ट में देखेंगे। तीसरा देख लो। हाउएवर इट इज नॉट क्लियर व्हाई डिड द कोर्ट नॉट अलाउ द रेगुलर बेल प्रोसेस टू पेव द वे फॉर देयर फ्रीडम। अब इसमें क्या करना है, वाई नाम की रिलेटिव एडवर्ब लगी हुई है। अगर ये रिलेटिव एडवर्ब है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, तो ये इन्वर्जन यहां पे गलत है। तो मैं डिड को क्या करूंगा, हटा के लिख दूंगा वाई द कोर्ट, यहां पे लाके डिड नॉट अलाउ। समझ गए ना। यहां पे इन्वर्जन को हटाना था क्योंकि रिलेटिव एडवर्ब है वाई, इन्वर्जन नहीं होगा, इस वजह से डिड को मैं सब्जेक्ट के बाद लेके आया। वाई द कोर्ट डिड नॉट अलाउ द रेगुलर बेल प्रोसेस। अब देखो सेकंड वाला, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इफ इंडिया एंड चाइना डैश नेबर्स बोथ द कंट्रीज डैश मल्टीपल वॉर्स ओवर बाउंड्री डिस्प्यूट। अगर इंडिया और चाइना नेबर्स ना होते, वर नॉट नेबर या हैड नॉट बीन नेबर्स, तो दोनों कंट्रियों ने वुड नॉट हैव फॉट या वुड नॉट फाइट, दोनों ने वॉर्स ना लड़ी होती बाउंड्री डिस्प्यूट के ऊपर। सेकंड कंडीशन लगेगा या थर्ड कंडीशन लगेगा या मिक्स कंडीशन लगेगा, समझ गए। तो पहले एक काम करता हूं, मैं सेकंड कंडीशन लगाने की कोशिश करता हूं। सेकंड कंडीशन लगता है फ्यूचर के लिए। अगर फ्यूचर वाला सेकंड कंडीशन लगेगा, इसका मतलब हो जाएगा
अगर इंडिया और चाइना नेबर ना हो तो दोनों कंट्रियां कई वॉर्स ना लड़ें क्वांटिटी डिस्प्यूट के ऊपर। लेकिन वॉर्स तो हो चुकी हैं, हम तो पास की बात कर रहे हैं, मतलब सेकंड नहीं थर्ड कंडीशनल का काम है। समझ गए मेरी बात को? सेकंड कंडीशनल फ्यूचर की बात करता है, अनरियल फ्यूचर, थर्ड करता है अनरियल पास की। तो हमें यहाँ पे अनरियल पास के लिए थर्ड कंडीशनल को यूज करना है क्योंकि वॉर्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब आ जाओ यहाँ पे आएगा बोथ द कंट्रीज वुड नॉट हैव थर्ड कंडीशनल, वुड नॉट हैव फॉट। ये बन जाएगा सेकंड, ये बन जाएगा सेकंड, मैं लगाऊंगा यहाँ पे थर्ड। ठीक है, ऑप्शन टेक्निक से ए और डी आपके आंसर निकले। अब मुझे बताओ, जब थर्ड कंडीशनल लगाते हैं तो उसके इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। तो यहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है हैड नॉट बीन नेबर्स, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डी आपका आंसर बनना चाहिए था। ठीक है ना, डी आपका आंसर बनना चाहिए था। लेकिन यहां पे दोनों नेबर ना होते, ये बहुत ही अनरियल कंडीशन है। क्या इंडिया और चाइना की बाउंड्री अलग हो सकती है? नहीं हो सकती। जिस कंडीशन की आप बात कर रहे हो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इंडिया और चाइना तो बहुत सालों से नेबर्स हैं, लाखों सालों से। तो मतलब ये एक अनरियल कंडीशन है। यहां पे अनरियल होने की वजह से हैड नॉट बीन की जगह आएगा वर नॉट नेबर्स। समझ गए क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? सेकंड थर्ड कंडीशन में जब आपके पास इफ क्लॉज में अनरियल कंडीशन आ जाए तो आप उसको मिक्स कंडीशन बनाते हैं। यहां पे ए आपका आंसर बनेगा बजाय डी के। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है उन लोगों को, फिर बोल रहा हूं जिनको कंडीशनल नहीं पता है। मेरे भाई अच्छे से कर चुके हैं हम, 1-1.5 महीना पहले वीडियो आ चुकी हैं। ग्रामर कॉन्सेप्ट खोलो सारे, शायद 25वें या 26वें नंबर वीडियो है, चला के देखो। तो यहाँ पे अनरियल कंडीशन थी, यहाँ पे डालूंगा वर नॉट नेबर्स और यहाँ डालूंगा वुड नॉट हैव फॉट। मुलाकात लूंगा परसों की वीडियो में। कल छुट्टी रखेंगे। सभी को हैप्पी दिवाली, आराम से सेलिब्रेट करो, सेफली दिवाली को सेलिब्रेट करना। पटाखे बजाना पर ज्यादा पोल्यूशन मत करना, है ना, कम से कम पोल्यूशन करना। चलो मुलाकात लूंगा, साइनिंग आउट।